हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11 फिजिक्स और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सो कोई भी ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव करता है, डिफरेंट टाइप्स के मोशन क्या होते हैं, बेसिकली मोशन का इंट्रोडक्शन हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 11 के पर्पज से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट आपके सामने आएंगे, आपको सबको ध्यान से ऑब्जर्व करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मोशन की। सो फिजिक्स का एक ब्रांच है मैकेनिक्स और मैकेनिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट द रेस्ट एंड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैकेनिक्स के भी तीन सब पार्ट हैं, स्टैटिक्स, काइनेटिक्स एंड डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। देखिए यहाँ पे दो वर्ड बहुत वाइडली यूज आएंगे, एक वर्ड है रेस्ट और दूसरा है मोशन। आगे हम इसको डिफाइन करेंगे कि रेस्ट और मोशन का डेफिनेशंस क्या है और कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे हम लोग लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बता दें कि रेस्ट और जब भी आप यूज करेंगे इसके साथ वर्ड यूज करेंगे एट रेस्ट और मोशन के साथ वर्ड यूज करेंगे इन मोशन। तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि जब भी आप वर्ड यूज कर रहे हैं रेस्ट तो आप करेंगे एट रेस्ट और जब यूज कर रहे हैं मोशन तो आप यूज करेंगे इन मोशन। तो स्टैटिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं रेस्ट में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में, या रेस्ट में चार्जेस हैं या मैग्नेट्स हैं रेस्ट में। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है उसकी स्टडी करते हैं हम लोग स्टैटिक्स में। तो स्टैटिक्स में चार्ज रेस्ट में है, वो अपने चारों तरफ क्या इफेक्ट बनाता है और वो इफेक्ट दूसरे चार्जेस पे कितना फोर्स लगा सकता है, ये हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, सपोज ये डस्टर है और ये रेस्ट में है, तो उस डस्टर पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं या इस डस्टर पे फोर्स लग रहे हैं या नहीं। तो हम जानते हैं कि इस पे ग्रेविटेशन का फोर्स तो लग ही रहा है, अर्थ उसको नीचे की तरफ खींच रही है। तो अगर इसमें फोर्स लग रहा है तो ये रेस्ट में कैसे हो सकता है? उन्होंने बोला ये फोर्स हमारा हाथ पे इसको रोकने के लिए लगा है, तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकता है। सो रेस्ट में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं हम लोग स्टैटिक्स में। उसके बाद हम लोग स्टडी करते हैं काइनेटिक्स में। काइनेटिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट द मोशन, ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करते हैं हम लोग काइनेटिक्स ब्रांच। मोशन की स्टडी का क्या मीनिंग है? मोशन की स्टडी का मीनिंग है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को एक डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज। तो जितने भी पैरामीटर हैं जो कि मोशन से रिलेटेड हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब की स्टडी हम लोग यहाँ काइनेटिक्स में करते हैं। तो काइनेटिक्स में हम क्या स्टडी नहीं करते? काइनेटिक्स में हम वो रीजन स्टडी नहीं करते जो कि मोशन का है। तो यहाँ पे हम मोशन के कॉज की स्टडी नहीं करते। अच्छा, मोशन का कॉज क्या होता है? मोशन का कॉज होता है फोर्स। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उसमें मोशन स्टार्ट हो जाता है। सो हम यहाँ पे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सब डिस्कस करेंगे जो कि मोशन से रिलेटेड है, बट हम लोग यहाँ पे कॉज ऑफ मोशन डिस्कस नहीं करते। फोर्स के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते। फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं डायनेमिक्स में। तो डायनेमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? कॉज ऑफ मोशन। और कॉज ऑफ मोशन क्या है? कॉज ऑफ मोशन है फोर्स। तो कॉज ऑफ मोशन की स्टडी करते हैं हम लोग डायनेमिक्स में। तो आप यहां देख रहे हैं कि काइनेटिक्स और डायनेमिक्स ये दो ब्रांचेस को हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 11 में और स्टैटिक्स को हम लोग स्टडी करते हैं क्लास 12 में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं काइनेटिक्स की, और काइनेटिक्स का ही एक पोर्शन है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें ये जो वर्ड यूज आता है दैट इज
हमने आपसे पूछा क्या ये डस्टर रेस्ट में है, तो हमने बोला हाँ सर ये डस्टर रेस्ट में है क्योंकि ये टेबल पर रखा हुआ है। तो हमने आंसर दिया कि ये टेबल पर रखा हुआ है, टेबल अर्थ के ऊपर है और अर्थ अपने एक्सिस पे रिवॉल्व कर रही है स्पीड में, और उसके साथ साथ सन के सराउंडिंग सर्किल अराउंड भी रिवॉल्व कर रही है। तो ये डस्टर भी अर्थ के रिवॉल्यूशन के अकॉर्डिंगली मूव कर रहा होगा। तो बताइए अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट क्या स्टेशनरी हो सकता है? हमने बोला अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अर्थ मूव कर रही है तो हर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा। तो जितना आसान हमें लग रहा था रेस्ट को डिफाइन करना, ये उतना आसान है नहीं। ये अब हमें रेस्ट को डिफाइन तो करना है। क्यों? क्योंकि जब रेस्ट को डिफाइन कर पाएंगे तभी हम मोशन को डिफाइन कर सकते हैं, और मोशन को डिफाइन करने के बाद ही हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो रेस्ट को डिफाइन करने के लिए हमने एक वर्ड यूज किया, दैट इज सराउंडिंग। ये सराउंडिंग क्या होता है? तो हमने बोला कि सराउंडिंग हमारे चारों तरफ की चीजें हैं। हमारे चारों तरफ की चीजें जैसे बोर्ड, ये वॉल, टेबल्स, विंडोज, हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं जो हमें यहां से खड़े होकर दिख रही हैं, दैट आर आवर सराउंडिंग, वो हमारी सराउंडिंग है। तो हमने रेस्ट का डेफिनेशन बनाया विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो हमने बोला कि ये डस्टर सराउंडिंग के रिलेशन में रेस्ट में है। अब ये डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका डिस्टेंस हमने अभी इसका डिस्टेंस मेजर किया, बोर्ड से इसका डिस्टेंस 1 मीटर है, इस वाली वॉल से 2 मीटर है, इस वाली वॉल से 3 मीटर है। फिर हमने 2 सेकंड बाद देखा डस्टर टेबल पर रखा हुआ है और 2 सेकंड बाद भी ये डिस्टेंसेस चेंज नहीं होते। हमने 10 सेकंड बाद देखा ये डिस्टेंसेस चेंज नहीं होते। तो इसका मतलब विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो हम रेस्ट का डेफिनेशन कैसे देंगे? इन रिलेशन टू सराउंडिंग। सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे रखा होने की वजह से कंप्लीटली रेस्ट पे तो हो नहीं सकता। तो हम सराउंडिंग को पकड़ते हैं और सराउंडिंग के चारों तरफ सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में उसको डिफाइन करते हैं, रेस्ट को और मोशन को। तो हमने ये बात की कि सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में उसको डिफाइन करेंगे। तो अब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होता, then the object is called is at rest। ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अगर इसका डिस्टेंस चेंज नहीं होता है तो अगर इसके डिस्टेंस मान लो अभी से 1 मीटर है डिस्टेंस, 1 सेकंड बाद देखा हमने ये 1.5 हो गया, फिर हमने 2 सेकंड बाद देखा ये 2 हो गया, ये फिर 1 सेकंड बाद देखा ये 3 हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कि सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में डिस्टेंसेस चेंज हो रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है, किसमें है? मोशन में। तो हम इसका डेफिनेशन बनाते हैं रेस्ट का। तो डेफिनेशन है an object is said to be at rest when its position with respect to surrounding does not change. An object is said to be at rest when its position with respect to surrounding does not change. For example के लिए हम यहाँ देख सकते हैं a book kept on a table। अगर एक बुक टेबल पर रखी हुई है तो उस बुक को हम बोलेंगे बुक रेस्ट में है।
तो हमने ये देख लिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है तो उस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे कि रेस्ट में है। इसी तरह से हम मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन? तो मोशन के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं एन ऑब्जेक्ट said to be in motion if its position changes with respect to surrounding with time। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे मोशन में है जब उसका पोजीशन कंटीन्यूअसली चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। फॉर एग्जांपल a car moving on a road। एक कार जो रोड पे मूव कर रही है उसमें है मोशन में। अब रेस्ट और मोशन को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। एक्सप्लेन करने के बाद, डिफाइन करने के बाद इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। इसमें पॉइंट नंबर 1 हम देखते हैं कि ये जो रेस्ट है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ is absolutely at rest। तो जैसा हमने बोला था कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्युटली रेस्ट में तो है ही नहीं, तो सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में हम रेस्ट में बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट रेस्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। सेकेंड यहाँ पे पॉइंट है रेस्ट एंड मोशन are relative terms। relative terms का क्या मतलब है? What is the meaning of relative terms? तो रेस्ट और मोशन को जब भी हम डिफाइन करेंगे तो with relation to what हमें बताना पड़ेगा। एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। सपोज एक ट्रेन है और ये ट्रेन मूव कर रही है। इस ट्रेन में यहाँ पे बर्थ पे एक पैसेंजर बैठा है और ये पैसेंजर है ए। इसके सामने वाले बर्थ पे एक दूसरा पैसेंजर बैठा है और ये पैसेंजर है बी। ये प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म पे एक और पर्सन यहाँ खड़ा हुआ है और ये पर्सन है सी। तो ये ए अपने सामने वाले पैसेंजर डी को ऑब्जर्व करता है। 1 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, 10 मिनट बाद देखता है तो बी के डिस्टेंसेस कोई चेंज नहीं हो रहे, बी की पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है। तो इन रिलेशन टू ए, बी इज एट रेस्ट। बी इज एट रेस्ट इन रिलेशन टू ए। तो ए के रेस्पेक्ट में बी रेस्ट में है, लेकिन क्या बी रेस्ट में है ऐसा बोल सकते हैं? नहीं। तो हमें किसी चीज के रिलेशन में बताना पड़ेगा कि ए के रिलेशन में बी रेस्ट में है। लेकिन अगर ये जो पर्सन है सी, ये भी ट्रेन की विंडो में बैठे हुए पैसेंजर बी को अगर ऑब्जर्व कर रहा है तो बी इसको कैसे दिखेगा, रेस्ट या मोशन? तो हम बोलेंगे कि सी के रेस्पेक्ट में बी का पोजीशन चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म से ट्रेन पास हो रही है। तो सी के रेस्पेक्ट में बी मोशन में है। तो एक ही पैसेंजर बी इन रिलेशन टू ए रेस्ट में भी है और इन रिलेशन टू सी ये मोशन में भी है। तो जब भी हम किसी भी पर्सन या किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट या मोशन की बात करेंगे तो हमें बताना पड़ेगा कि इसके रिलेशन में रेस्ट में है या मोशन में है। सो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। इस लाइन का मीनिंग अभी आपको समझना है कि रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म्स कैसे है। उसके बाद हम एक और
बेसिक छोटा सा पॉइंट ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज पॉइंट मास और पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट मास और पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, इसको भी हम एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। सपोज एक ट्रेन है और वो ट्रेन एक पिलर को क्रॉस करती है ऐसे, तो उस ट्रेन को उस पिलर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, हो सकता है 10 सेकंड या 20 सेकंड लगा हो, डिपेंड करता है कि ट्रेन का लेंथ कितना है। अगर हम बोले एक बॉल को थ्रो करें, तो बॉल को थ्रो करने में, बॉल को पिलर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो कोई टाइम नहीं लगेगा, उसी 1 सेकंड में बॉल पिलर को क्रॉस कर जाएगा। तो ये जो टाइम का डिफरेंस है ये क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ट्रेन का साइज बड़ा है, बॉल का साइज छोटा है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मीनिंग है कि जिसका साइज पॉइंट के सिमिलर हो, पॉइंट की तरह हो। तो अगर हम यहां बात करें कि पॉइंट ऑब्जेक्ट कौन सा हो सकता है, क्या ट्रेन पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकती है या हमेशा बॉल ही पॉइंट ऑब्जेक्ट होगी, तो हमने बोला कि पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम कंसीडर करते हैं, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं या नहीं। जैसे अगर एक ट्रेन है और वो ब्रिज को क्रॉस करती है, एक इतना बड़ा ब्रिज है और 2 किलोमीटर का ब्रिज है और 500 मीटर की ट्रेन, तो हम क्या देखते हैं कि ये डिस्टेंस जो उसको ट्रेवल करना है 2 किलोमीटर, उसके रेस्पेक्ट में ट्रेन का साइज नेग्लिजिबल नहीं है। तो हमें ट्रेन को क्या कंसीडर करना है, ट्रेन इज नॉट कंसीडर्ड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं कर सकते, बिकॉज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज वेरी लार्ज देन इट्स, इट इज वेरी small, it is similar to its distance, it cannot be negotiable। तो डिस्टेंस जितना ट्रेवल करना है इसके रेस्पेक्ट में ये जो ट्रेन का साइज है ये बहुत ज्यादा स्मॉल नहीं है, तो हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं कर सकते। बट ए ट्रेन रनिंग बिटवीन 2 स्टेशंस, अगर एक ट्रेन 2 स्टेशंस के बीच में चल रही है तो उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। जैसे दिल्ली और बॉम्बे के बीच में सपोज 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 500 मीटर का ट्रेन, उसकी कंपैरिजन में हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। जैसे आप अगर किसी को रिसीव करना है और बॉम्बे के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और ट्रेन आती है, आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं दिल्ली में और वो पूछता है ट्रेन आ गई या नहीं आई, तो आप उसको ये थोड़ी बोलोगे नहीं नहीं भैया अभी तो इंजन आया है और अभी गार्ड का डब्बा आना बाकी नहीं। उस केस में हम पूरी की पूरी ट्रेन को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट। लेकिन वही ट्रेन अगर किसी पिलर को क्रॉस कर रही है, किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे, अभी तो पूरी ट्रेन क्रॉस नहीं हुई है, अभी सिर्फ इंजन क्रॉस हुआ है, पूरी ट्रेन कब क्रॉस होगी, जब गार्ड वाला डब्बा भी क्रॉस होगा। तो हम यहाँ पे इन एग्जाम्पल के बेसिस पे पॉइंट ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। तो an object can be considered as point object if the distance traveled by the object is very large than its size। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि लार्जर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और उसका साइज उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, बहुत छोटा है, तो उस केस में हम उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। नंबर 2, इसमें the size of an object
does not affect the motion। अगर ऑब्जेक्ट का साइज मोशन को अफेक्ट नहीं करता तो हम उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। तो इन दो केसेस के बेस पर हम डिसाइड करेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो अगर डिस्टेंस ट्रेवल बहुत ज्यादा है, जैसे ए ट्रेन रनिंग बिटवीन टू स्टेशंस, तो उस केस में हम ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। बट ए ट्रेन क्रॉसिंग ए ब्रिज, तो उस केस में हम ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट है। अब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट पे बेस पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 3.1 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3.1 में कुछ सिचुएशंस आपको दी हुई हैं और ये पूछा है कि इन सिचुएशंस में उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं या नहीं। नंबर 1, रेलवे कैरेज running between two stations without any jerk। तो बिना किसी जर्क के एक रेलवे कैरेज का मतलब एक इंजन रेलवे का वो दो स्टेशन के बीच में मूव कर रहा है विदाउट एनी जर्क, बिना किसी कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। तो वो जो रेलवे कैरेज है, रेल का जो इंजन है, क्या हम इसको स्पेसिफिक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं? तो आप देखिए पॉइंट नंबर 1, अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और ऑब्जेक्ट का साइज इसके कंपैरिजन में कम है तो यहां पे ट्रेन की इंजन दे दिया है। तो इस इंजन को हम क्योंकि दो स्टेशन के बीच में मूव कर रहा है पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जा सकता है। सेकंड इसमें है a monkey sits on the handle of bicycle running on circular track। अगर एक बाइसिकल सर्कुलर ट्रैक में हम देखा है मदारी वाला गेम, मदारी अपने बंदर को साइकिल पे बैठा था ऐसे गोल गोल राउंड का। तो एक सर्कुलर ट्रैक पे साइकिल रनिंग में है और उसके हैंडल पे मंकी बैठा हुआ है। तो मंकी को हमें क्या किस पे फोकस करना है? मंकी पे। तो मंकी को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं या नहीं? तो इस केस में हम बोलेंगे क्या मंकी का साइज डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है? यस, स्मॉल है। सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं कि मंकी का साइज मोशन को अफेक्ट करेगा। मंकी का साइज मोशन को अफेक्ट नहीं करेगा, साइकिल का साइज कर सकता है। और मंकी अगर मोशन नहीं करता है तो जो सर्कुलर ट्रैक पे मोशन है उसमें कोई चेंजेस आएंगे नहीं। सो यहाँ पे इस केस में भी हम इस मंकी को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। नंबर 3 है स्पिनिंग बॉल। स्पिन करता हुआ, तो जो स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं वो जानते हैं कि स्पिन करता हुआ बॉल जैसे ही अर्थ से स्ट्राइक करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर जाता है। तो उस बॉल को हम ऐसा घुमा के थ्रो करते हैं और ऐसा घुमा के थ्रो करके जब ये ग्राउंड से स्ट्राइक करता है तो या तो राइट साइड में टर्न कर जाता है या लेफ्ट साइड में टर्न कर जाता है। इसको बोलते हैं बॉल का स्पिन होना। देखिए एक और चीज है स्विंग। बॉल का स्विंग हवा में होता है विदाउट हिटिंग द ग्राउंड।
इसको भी हम लोग स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में। बट अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं स्पिन का। तो स्पिन में उसको ऐसा कलाई से घुमा के ऐसा फेंका जाता है, बॉल को जैसे ही ग्राउंड पर स्ट्राइक करता है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है। तो हम यहाँ देखते हैं क्या बॉल का साइज, एक बॉल इतना है और एक बॉल इतना है, क्या बॉल का साइज बॉल के मोशन को अफेक्ट करता है? बॉल का मोशन क्या है? स्पिन होना। तो अगर आप छोटे साइज का बॉल लोगे, बड़े साइज का बॉल लोगे तो स्पिन में डिफरेंस आएगा या नहीं? तो हम जानते हैं अगर एक कांच की गोली में तो वो स्पिन कम होती है, और एक अगर हम बॉल लें क्रिकेट वाली और जिसपे सीम होती है तो हम देखते हैं वो ज्यादा स्पिन हो। इसका मतलब बॉल का जो साइज है वो मोशन को अफेक्ट करता है। अगर मोशन को अफेक्ट करता है तो इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं कर सकते। द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट अफेक्ट द मोशन। अगर मोशन को अफेक्ट नहीं कर रहा होता तो हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेते, लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि ये जो साइज है मोशन को अफेक्ट कर रहा है, तो वी कैन नॉट कंसीडर दिस ऑब्जेक्ट एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। नंबर 4, Azar sleeping from the edge of a table। एक टेबल के किनारे से एक जार स्लिप हो रहा है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम ये देखते हैं कि अगर कोई जार है और उसका साइज बहुत छोटा है इतना, तो जैसे ही वो यहां से स्लिप होगा वो यही गिर जाएगा। अगर जार का साइज बड़ा है तो वो इतना अभी तक ये गिरा, और जब थोड़ा और आगे जाएगा तो उसका गिरने का मोशन ऐसा होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि जार का साइज छोटा है या बड़ा, मोशन उस पर डिपेंड करता है। और अगर मोशन उस पर डिपेंड करता है तो अगर मोशन ऑब्जेक्ट के साइज पे डिपेंड करता है तो हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं कर सकते। तो फर्स्ट के केसेस में हम दोनों ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं, जैसे रेलवे इंजन को रोलनी को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। इन सिचुएशंस स्पिन करता हुआ बॉल और एक जार जो टेबल से स्लिप हो रहा है उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं कर सकते। तो ये इन एग्जांपल से हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट और पॉइंट मास को समझने में हेल्प मिलती है। उसके बाद हम अगला टॉपिक लेते हैं और अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में हम इसको क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस of nature of the मोशन का नेचर कैसा है उसके बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करेंगे। तो इसमें नंबर 1 आता है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? तो रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, यहां पे और इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं। तो if a point object moves in a straight line, then its motion is called rectilinear motion। तो रेक्टिलिनियर मोशन में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब ये होगा और अगर ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ऐसा, तो इसको बोलेंगे हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन। इसके एग्जांपल के लिए हम अगर बहुत लंबी सड़क पे, स्ट्रेट रोड पे, नैरो रोड पे अगर एक कार मूव कर रही है, एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें कार moving on a straight
लॉन्ग स्ट्रेट नैरो रोड, लॉन्ग स्ट्रेट नैरो रोड का अगर कोई कार मूव कर रही है तो उस कार को हम उस कार का जो मोशन है उसको बोल सकते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन के लिए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो हम ये जानते हैं कि अगर बहुत बड़ी रोड है, बहुत लंबी रोड है और स्ट्रेट है तो कार ऐसा हम तो जिगजैग तो मोशन कर ही नहीं सकता, तो कार को सीधा चलना पड़ेगा। इसका मतलब कार का मोशन क्या है? स्ट्रेट लाइन। और दूसरा ये कि बहुत बड़ी रोड है, उसके कंपैरिजन में कार का जो साइज बहुत छोटा है, तो इस केस में कार को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसका जो मोशन है उसको बोलेंगे हम रेक्टिलिनियर मोशन। अब इसी में ही नंबर 1 में ही हम एक और पार्ट कंसीडर करते हैं, ये नंबर 1 ए और ये बी, और इसको हम ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में को हम डिफाइन करेंगे if system of particles or an object moves in a straight line अब यहाँ पे टर्म आई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इसको समझेंगे। बट अगर एक पॉइंट की बजाय कोई पूरा ऑब्जेक्ट, जैसे पॉइंट तो कौन सा है, ये जो मोशन है ये कौन सा है, एक पॉइंट है और वो इस रास्ते पे आगे चल रहा है। जैसे एक चींटी है और चींटी इस रास्ते पे चल रही है, उसका जो मोशन है वो कौन सा होगा? रेक्टिलिनियर मोशन। लेकिन अगर ये पूरा डस्टर ऐसे मूव करता है ऐसे, तो ये जो डस्टर है दैट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, और इसको ये है एक ऑब्जेक्ट, तो इसका जो मोशन है उस मोशन को हम बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। तो रेक्टिलिनियर में दोनों में एक चीज कॉमन है कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ये तो पक्का है। अगर एक ऑब्जेक्ट मूव करेगा